विनोद कुमार मिश्रा, विभागाध्यक्ष वाणिज्य विभाग, एमएसएम कॉलेज। आज इस ऑनलाइन प्रोग्राम के अंतर्गत मैं पार्ट 1 ऑनर्स के छात्रों से बातचीत करना चाहूँगा। पार्ट 1 ऑनर्स में फाइनेंशियल अकाउंटिंग एक महत्वपूर्ण विषय होता है, सभी छात्रों के लिए यह इम्पॉर्टेंट होता है। इसी फाइनेंशियल अकाउंटिंग के अंतर्गत एक प्रमुख चैप्टर है रॉयल्टी अकाउंट, अधिकार शुल्क खाता। आज मैं इसी पर चर्चा करूंगा, अपने छात्रों को बताऊंगा कि अधिकार शुल्क क्या है और इसकी आवश्यकता क्यों होती है, क्या इसका महत्व है, हमारे लिए क्या महत्व है, वाणिज्य के विद्यार्थियों के लिए यह महत्वपूर्ण है या कि नहीं है। इन सारी बातों पर चर्चा मैं करूंगा आज। तो आज का विषय है अधिकार शुल्क खाता यानी रॉयल्टी अकाउंट। यह रॉयल्टी अकाउंट क्या होता है? रॉयल्टी यानी अधिकार शुल्क, खाता तो बाद में है। रॉयल्टी और अकाउंट यह दो भाग में बढ़ सकता है, यहाँ बांट सकते हैं हम लोग, एक रॉयल्टी, दूसरा फिर उसका अकाउंटिंग। तो पहले हम लोग समझने कि रॉयल्टी क्या होता है, उसके बाद फिर हम लोग उसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करना सीखेंगे। रॉयल्टी अधिकार शुल्क, जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, यह अधिकारों का यह शुल्क है। अर्थात हम अपनी संपत्ति पर किसी को पहले अधिकार देते हैं, फिर उसके बदले में जो शुल्क वसूल करते हैं, जो शुल्क लेते हैं, वही अधिकार शुल्क कहलाता है। पारिभाषिक तौर पर इसको समझ लें तो जब कोई व्यक्ति अपनी संपत्ति का किसी कारणवश, या तो पूंजी का अभाव हो या समय का अभाव हो या दोनों का अभाव हो, किसी कारणवश अपनी संपत्ति का स्वयं प्रयोग न करके किसी दूसरे व्यक्ति को उस संपत्ति पर प्रयोग का अधिकार देता है और उसके बदले में वह प्रतिमाह, त्रिमाही, छमाही या वार्षिक रूप में जो शुल्क वसूल करता है, उसी शुल्क को अधिकार शुल्क कहते हैं। यानी इसका मतलब हो गया कि अधिकार से उत्पन्न हुआ शुल्क, यानी अधिकार हमने पहले दिया, फिर उसके बदले में जो शुल्क लिया, वही अधिकार शुल्क कहलाता है। अब यह हम समझेंगे यहाँ कि इसकी आवश्यकता क्यों महसूस की गई, क्यों यह महत्वपूर्ण है, जिसको हम लोग बीकॉम पार्ट 1 के छात्रों के द्वारा यह पढ़ा जाता है, सिलेबस में दिया गया है, हम लोग पढ़ाते हैं इसको। क्योंकि जब तक इसके महत्व को नहीं समझेंगे तब तक यह हमारे लिए उपयोगी नहीं होगा। इसलिए इसकी उपयोगिता, इसका महत्व पहले हम लोग समझना है। छात्रों, इसका महत्व जब हम देखेंगे तो सिंपली इसको समझ सकते हैं। हम तुम्हारे ही से एक उदाहरण ले रहे हैं। मान लो तुम दरभंगा में रहते हो, किसी मकान में किराए पर रहते होगे और उस मकान मालिक ने तुमको रहने का अधिकार दिया। उसके बदले में तुम प्रतिमाह या प्रतिवर्ष जो शुल्क देते हो, किराया देते हो, वही अधिकार शुल्क है। सिंपली इसी को हम अधिकार शुल्क कहते हैं। फिर हम लोग देखेंगे माइंस के क्षेत्र में प्राय इसका यूज देखा गया है, मिनरल्स के क्षेत्र में इसका यूज देखा गया है, माइंस एरियाज में। क्योंकि माइंस एरिया में लोगों के पास संपत्तियां होती हैं, उसके नीचे में जमीन होते हैं, उसके नीचे में खदानें होती हैं, उसके नीचे में मिनरल्स दबे होते हैं, और उसको निकालने के लिए बड़े बड़े मशीनों की ज़रूरत होती है। अर्थात उसमें बड़ी पूंजी लगती है। फिर उसमें से कोयला निकाला जाता है और उसके बाद बाज़ार में बेच करके उससे कमाई की जाती है। अब सवाल है यहाँ कि यदि जिसके पास संपत्ति है उसके पास पूंजी ना हो, या पूंजी हो तो समय ना हो, या दोनों ना हो, तो वह कैसे उस अपने खाद्यान्न से आमदनी प्राप्त कर सकेगा? तो इसके लिए
वह एक ऐसे व्यक्ति को खोजता है जो इस काम को करने में वह सिद्धस्त है, स्पेशलाइज्ड है। यानी ठेकेदार ऐसे होते हैं जो उनके लिए बहुत आसान होता है ये सब काम करना, क्योंकि उसके पास बहुत सारे साधन होते हैं, पूंजी भी होता है, समय भी होता है और साधन भी होते हैं। और उस खदान का मालिक उस व्यक्ति को दे देता है प्रयोग करने के लिए, उस ठेकेदार को दे देता है प्रयोग करने के लिए। और जब उत्पादन होता है तो उसके बदले में उस प्रयोग के बदले में वह ठेकेदार से, जिसको प्रयोगकर्ता से एक निश्चित राशि का भुगतान प्राप्त करता है, प्रतिवर्ष प्राप्त करता है या छमाही प्राप्त करता है। तो इसे ही हम लोग रॉयल्टी कहते हैं। फिर हम लोग उदाहरण के तौर पर देख लें, लेखन के क्षेत्र में भी हम लोग देखें। सपोज मैंने कोई किताब लिखी, मेरे लिए समस्या है कि इसको छपाना, फिर उसको मार्केट में बेचना, और मेरे पास उतना समय नहीं है कि मैं किताब भी लिखूं, शिक्षण का भी काम करूं और उसको छपा करके और बाजार में वितरण का भी काम करूं, छात्रों के बीच वितरण का भी काम करूं। तो हम क्या करते हैं, किसी प्रकाशक को खोजते हैं और प्रकाशक हमसे कहता है कि आप यह मैन्युस्क्रिप्ट हमको दे दें, हम इसको किताब के रूप में छापेंगे भी और इसका वितरण भी करेंगे, बिक्री भी करेंगे। अब वह हमसे वह मैन्युस्क्रिप्ट ले लेता है। हम पूछते हैं भाई हमको क्या मिलेगा फिर, क्योंकि किताब तो मेरी है, मैंने आपको बेचने का और प्रकाशन का अधिकार दिया। तो कहता है कि आपको प्रति किताब के हिसाब से, प्रति बुक्स के हिसाब से, जितना हम छापेंगे, जितना हम बेचेंगे, उस हिसाब से हम आपको प्रति वर्ष एक निश्चित धनराशि हम दे देंगे। वह धनराशि, वही धनराशि रॉयल्टी कहलाता है। तो हमने देखा कि लेखन के क्षेत्र में भी इसका महत्व है, हमने माइंस के क्षेत्र में भी इसका महत्व देखा, हमने तुम्हारे रेंट के क्षेत्र में भी इसका महत्व देखा। फिर एक और उदाहरण हम दे देते हैं। सपोज करो कि तुम गांव देहात से आते हो, गांव वगैरह में देखा होगा कि ईंटें भट्ठे का स्थापना होती है, और वह जहाँ पर वह स्थापित होता है उसके अगल बगल के सारे ज़मीनों को वह पट्टे पर लेता है। 3 साल के लेता है या 4 साल, 5 साल, 10 साल के ले लेता है। चूँकि वह ज़मीन खरीद करके उस पर भट्ठा स्थापित करना संभव नहीं है, क्योंकि सारी पूंजी उसी में निकल जाएगी उसकी। अब वह क्या करेगा, जिसकी ज़मीन लेता है उसको प्रतिवर्ष कुछ न कुछ वह एक राशि देता है, या ईंटे के रूप में दे या नगद के रूप में दे। तो यह जो धनराशि उस जमीन मालिक को दिया जाता है भट्ठे मालिक के द्वारा, क्योंकि भट्ठा मालिक प्रयोग करता होता उस जमीन का, उसके द्वारा दिया गया धनराशि ही रॉयल्टी कहलाता है। फिर हम लोग देख लें, यदि हमारी ज़मीन है गांव में और हम कहीं बाहर नौकरी करते हैं और चाहते हैं कि नहीं उस ज़मीन से हमको आमदनी हो, तो हम लोग क्या करते हैं, उस ज़मीन को या तो बटेदारी पर देते हैं, क्योंकि हम खुद तो कर नहीं सकते हैं खेती, बटेदारी पर देते हैं या सालाना फिक्स करके देते हैं। ज़मीन हमारी थी और हमने उसको प्रयोग करने का अधिकार दूसरे किसान को दे दिया है, और उसके द्वारा सालाना जो हमें अनाज प्राप्त होता है या उसका मूल्य प्राप्त होता है वह रॉयल्टी कहलाता है। तो हमने देखा कि गांव देहात के क्षेत्र में भी इसका काफ़ी महत्व है। बहुत सारी बातें यह महत्वपूर्ण हो जाती हैं इसके अध्ययन से। फिर एक और हम महत्वपूर्ण उदाहरण दे रहे हैं। सपोज करो कि दरभंगा में किसी व्यक्ति को फैक्ट्री लगानी है, उसके लिए 50 एकड़ या 100 एकड़ ज़मीन चाहिए। अब वह सवाल उठता है कि ज़मीन खरीद करके वहाँ पर फैक्ट्री लगावेगा तो उसकी सारी पूंजी तो फिक्स एसेट्स में ही निकल जाएगी। तो फिर उसको फैक्ट्री लगाने का जो वर्किंग कैपिटल चाहिए, चलाने का जो वर्किंग कैपिटल चाहिए, वो कहाँ से आएगा। तो कोई भी व्यवसायी
उद्योगपति जमीन खरीद करके वह स्थापित नहीं करता है, बल्कि वह जमीन एक निश्चित रॉयल्टी दे करके पट्टे पर प्राप्त करता है, लीज पर प्राप्त करता है। 100 साल के लिए, 51 सालों के लिए, या एक निश्चित समय के लिए लेता है, जब तक उसको लगता है कि इतने समय तक हमको यहाँ व्यवसाय करना है। और उसके बदले में उस जमीन मालिक को एक निश्चित राशि प्रति वर्ष भुगतान करता है। इसको भी हम रॉयल्टी कहते हैं। तो हमने देखा कि जीवन के विभिन्न सारे क्षेत्रों में इस अधिकार शुल्क का प्रयोग होता है। जिसकी जमीन होती है उसको हम लोग लैंडलॉर्ड कहते हैं, और जो जमीन पट्टे पर लेता है, लीज पर लेता है, उसको हम लोग लेसी कहते हैं। इन दोनों के बीच, अर्थात लैंडलॉर्ड और लेसी पट्टेदार के बीच एक अनुबंध होता है। कितने सालों के लिए यह लिया जाएगा, क्या रेट ऑफ रॉयल्टी होगी, किसी वर्ष उत्पादन नहीं हुआ, कम हुआ, हड़ताल हो गया तो क्या प्रावधान होंगे, रेट ऑफ रॉयल्टी क्या होगी उस समय के लिए। इन सारी बातों का उल्लेख उस लीज में लिखा होता है, उस अनुबंध में लिखा होता है। इसी को हम लोग लीज कहते हैं। यह एक डॉक्यूमेंट्स होता है, लीगल डॉक्यूमेंट्स होता है, जिस यह बन जाने के बाद भविष्य में कभी झंझट होने का, विवाद होने का ये नहीं रहता है, मौका नहीं आता। अब यह लैंडलॉर्ड जब लैंडलॉर्ड देता है लेसी को, और लेसी द्वारा उस जमीन के प्रयोग के बदले में जिस राशि का भुगतान जमीन मालिक यानी अर्थात लैंडलॉर्ड को करता है, उसे ही हम लोग रॉयल्टी कहते हैं। इसको सिंपली भाषा में समझ लें कि जमीन के प्रयोगकर्ता के द्वारा, संपत्ति के प्रयोगकर्ता के द्वारा जिस धनराशि का भुगतान जमीन के मालिक को, संपत्ति के मालिक को प्रतिवर्ष अथवा छमाही अथवा त्रैमासिक भुगतान किया जाता है, उस राशि को ही रॉयल्टी कहते हैं। अब हम लोग देखेंगे लीज में यह इस बात की व्यवस्था हो जाती है कि जिस वर्ष उत्पादन कम हुआ अर्थात नहीं हुआ, तो उस वर्ष में भी एक न्यूनतम राशि का भुगतान किया जाता है या लीज में व्यवस्था कर दी जाती है। इस न्यूनतम राशि को ही हम लोग न्यूनतम किराया कहते हैं या मिनिमम रेंट कहते हैं। इसको रॉक रेंट भी कहा जाता है, डिफरेंट नाम से इसको जाना जाता है। अर्थात जब तक रॉयल्टी अधिक है तब तक रॉयल्टी का भुगतान होता है, और जब रॉयल्टी उस निश्चित राशि यानी न्यूनतम किराए से कम हो जाती है, न्यूनतम राशि से कम हो जाती है, तब तक उस न्यूनतम किराया यानी मिनिमम रेंट का भुगतान किया जाता है। मिनिमम रेंट वह राशि है जो उत्पादन कम होने वाले वर्षों में, रॉयल्टी कम होने वाले वर्षों में भी एक निश्चित भुगतान जमीन के मालिक को, लैंडलॉर्ड को प्राप्त होता है। उस राशि को ही न्यूनतम किराया हम लोग कहते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि जब रॉयल्टी कम होती है, खास करके प्रारंभिक वर्षों में, और न्यूनतम किराया तय है कितना देना है, यदि उससे कम रॉयल्टी हुई तो जमीन का मालिक न्यूनतम किराया प्राप्त करेगा। उदाहरण के लिए यदि 10,000 रुपया तय कर दिया गया मिनिमम रेंट, और उस वर्ष किसी वर्ष में रॉयल्टी 6,000 ही हुई, तो यह जो 4,000, 10,000 माइनस 6,000 रॉयल्टी हुई है, यह जो गैप हुआ, यह जो शॉर्ट हुआ, क्योंकि मालिक लेगा 10,000 रुपया और लेसी को माइंस से प्राप्त हुआ, जमीन से प्राप्त हुआ 6,000 रुपया रॉयल्टी के रूप में। और सवाल उठता है कि यह 4,000 रुपया जो होगा वह क्या है। तो इसे ही हम लोग शॉर्ट वर्किंग कहते हैं, यानी जब मिनिमम रेंट से रॉयल्टी कम हो जाए तो इस कमी की राशि को ही हम लोग शॉर्ट वर्किंग कहते हैं। फिर शॉर्ट वर्किंग रिक्यूब, लीज में यह भी व्यवस्था कर दी जाती है
कि यह जो शॉर्ट वर्किंग है यह लेसी के लिए लॉस हो जाता है, और प्रारंभ के वर्षों में निश्चित रूप से काम प्रारंभ होने में समय लगता है, धीरे धीरे काम उत्पादन बढ़ता है तो फिर रॉयल्टी बढ़ती है। इस बात को लैंडलॉर्ड भी समझता है और इसीलिए उसमें व्यवस्था कर दी जाती है कि अगले 2-4 वर्षों में, 2 वर्षों में, 4 वर्षों में या 4 वर्षों तक में यदि मिनिमम रेंट से रॉयल्टी अधिक हो जाती है तो उस अधिक को, सरप्लस को शॉर्ट वर्किंग में एडजस्ट किया जा सकता है, यानी उसको रिक्यूप किया जा सकता है। रॉयल्टी की राशि से पीछे वाले शॉर्ट वर्किंग को रिक्यूप किया जा सकता है। इस प्रक्रिया को ही रिक्यूपमेंट ऑफ शॉर्ट वर्किंग कहते हैं, यानी लघु कार्य राशि का अपलेखन कहते हैं। और इस तरीके से यह जो रॉयल्टी अकाउंट है यह काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है सभी लोगों के लिए। अब इसमें 2 पक्षकार हो गए, एक लैंडलॉर्ड जो रॉयल्टी पाता है और दूसरा लेसी जो रॉयल्टी भुगतान करता है। जहाँ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन होता है तो हम लोग जानते हैं कि वहाँ जर्नल आ जाता है, लेजर आ जाता है, लेजर करना होता है। जब रॉयल्टी का भुगतान होगा तो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन हो गया। अब यहाँ एक प्राप्त करने वाला है और एक देने वाला है, दोनों के ही बुक्स में इन द बुक्स ऑफ लैंडलॉर्ड जर्नल के एंट्रीज किए जाएंगे और इन द बुक्स ऑफ लेसी भी जर्नल के एंट्रीज किए जाएंगे। उसके बाद फिर खाते बनाए जाएंगे। इसमें इंपॉर्टेंट जो खाते होते हैं, रॉयल्टी अकाउंट्स होता है, मिनिमम रेंट अकाउंट्स होता है, शॉर्ट वर्किंग अकाउंट्स होता है, लैंडलॉर्ड्स अकाउंट्स इसके अंतर्गत बनाए जाते हैं। आज के इस ऑनलाइन क्लास में इतना ही। आपने हमारी बातों को सुना, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और इसमें जो कोई त्रुटि रह गई हो आप हमें फिर फ़ोन करेंगे तो मैं उसको क्लियर करूँगा। यदि आप नहीं, जहाँ भी नहीं समझ पाए हों उस पॉइंट को मैं क्लियर करूँगा। फिर मैं रॉयल्टी के अगला एक और क्लास में मैं इस पर दूँगा, जिसमें हम समझाएंगे कि स्ट्राइक पीरियड क्या होता है और सबलीज क्या होता है। इन सारी बातों पर चर्चा मेरे नेक्स्ट वीडियो में आप देखेंगे। आज के लिए बहुत बहुत